हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसी सर्किट्स। आपने 12th के बोर्ड्स के लिए पढ़ा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है यहां से सवाल जेईई मेंस में भी। इस चैप्टर से जो सवाल पूछा जाएगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा आपके एसी सर्किट के ऊपर ही कि किस तरह से आप एसी सर्किट को एनालाइज कर पाते हैं, उसके बारे में कितना जानते हैं, और वहां से बेसिक बातें। तो यहां पे मैं ज्यादातर थ्योरी कवर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आरएलसी सर्किट पढ़ाऊंगा या एलसीआर सर्किट जिसको बोलते हैं, और उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे आप डिस्कस कर सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो एसी सर्किट्स आप लोगों को पता है बेसिकली आर एक सर्किट होता है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है, लेकिन इस बार जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, अल्टरनेटिव होगी। कैसे कि देखो, पहले हम ऐसा सर्किट कोई पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, यहां पे एक बैटरी लगाते थे जो कि क्या करती थी, हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करती थी। लेकिन अगर मैं इस बैटरी को हटा के यहां पे इस तरह का कोई वोल्टेज सोर्स लगा दूं जो अल्टरनेटिवली वोल्टेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसके वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है मीन पोजीशन से, फिर मिनिमम हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर मिनिमम हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर मिनिमम हो रही है। यानी कि जनरल टर्म्स में बात करूं तो साइनोसोडल अगर मैं यहां पे वोल्टेज लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा इस रेजिस्टेंस पे, क्या करंट होगी, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, कैसे ये बिहेव करेगा। ठीक है, एक सर्किट होता है डायरेक्ट जिसमें मैं कैपेसिटर लगा दूंगा और उसको मैं डायरेक्ट बोलूंगा सिंपल सी सर्किट। एक सर्किट होगा जिसमें मैं इंडक्टर लगा दूंगा, उसको बोलूंगा डायरेक्ट एल सर्किट। फिर मैं कंबाइन करना स्टार्ट करूंगा, रेजिस्टर को कंबाइन करूंगा कैपेसिटर के साथ, उसे हम बोलेंगे आरसी सर्किट। फिर हम कंबाइन करेंगे रेजिस्टर को इंडक्टर के साथ, उसको बोलेंगे आरएल सर्किट। फिर हम कंबाइन कर देंगे इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ, उसको बोल देंगे एलसी सर्किट। और फिर तीनों को कंबाइन कर देंगे तो बोलेंगे आरएलसी सर्किट। तो इन्हीं का हमें एनालिसिस करना है। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जो चीजों को हमें पढ़ना है वो है करंट और वोल्टेज। तो जब भी आरएलसी सर्किट या आरसी सर्किट या कोई भी एसी सर्किट, अल्टरनेटिव करंट का कोई भी सर्किट आपके सामने आए तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि करंट क्या होगी और वोल्टेज क्या होगा। ठीक, तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आर सर्किट के साथ में। इसे हम क्या बोलेंगे, आर सर्किट, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक, अब मैंने यहां पे जो वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, लेट्स से इसको मैंने सप्लाई दे दी E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इतनी सप्लाई दे दी। ठीक, अब मुझे देखना है कि भाई करंट कितनी बहेगी और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो यहां पे होगा। और करंट कितनी बहेगी, भाई करंट बह जाएगी I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, या फिर जिसे मैं बोल सकता हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये करंट बह जाएगी। तो अगर मैं करंट का और वोल्टेज का, जो मैंने अप्लाई वोल्टेज किया है यानी कि इसका अक्रॉस भी वोल्टेज वही है, उसका और करंट का ग्राफ बनाना चाहूं जिसे हम फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। हम देखो चीजों को तेजी से पढ़ेंगे, ठीक है, तो बेसिक चीजें मैं स्किप कर जाऊंगा, बट आपको पता होनी चाहिए कि फेजर डायग्राम क्या है। हालांकि हम यहां पे सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। फेजर डायग्राम क्या है, वोल्टेज और करंट का डायग्राम है, उसको हम फेजर डायग्राम बोल रहे हैं। तो देखो आई में और ई में, इन दोनों में रिलेशन लिखना है। ठीक, तो आई कहां पे है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मैं आई को इस डायरेक्शन में मान रहा हूं तो वोल्टेज किस डायरेक्शन में है, वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में। तो ये इसका बेसिक सा फेजर डायग्राम हो गया। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस यहां पे वोल्टेज सोर्स लगाया और इस आर के अक्रॉस हमने देखा कि कितना वोल्टेज है और कितनी करंट है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब मूव करते हैं हम सी सर्किट के ऊपर। ठीक, यहां पे हम पढ़ते हैं सी सर्किट। सी सर्किट का मतलब क्या है कि भाई यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर होगा और कुछ नहीं होगा। अगर मैं सी सर्किट की बात करूं तो इसका मतलब यह है कि भाई कुछ सर्किट ऐसा होगा, यहां कैपेसिटर लगा दिया और यहां पे इस तरह से सप्लाई लगा दी। ठीक है, अल्टरनेटिव सप्लाई इस तरह से अगर लग जाए कुछ चीज तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सप्लाई। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल फिर से मैं मान लेता हूं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मैंने लगा दिया। अब भाई करंट कितनी जाएगी वो मुझे फाइंड करनी है। अब करंट कैसे निकालेंगे, भाई करंट यहां से निकालने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। कैपेसिटर एक्चुअल में क्या करता है, डीसी को तो रोक लेता है लेकिन एसी करंट को पास होने देता है। अभी आपको सोचना है क्यों होने देता है। ठीक है, तो करंट जो बहेगी सर्किट में वो करंट होगी I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यही होगी। और डी क्यू बाई डी टी तो करंट होती है। अब क्यू क्या है, क्यू है चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, भाई चार्ज आता है कैपेसिटर की प्लेट पे, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। वी क्या होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, जो कि कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी की जगह लिख दूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो लिख देते हैं भाई ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो हो गया अपने पास में चार्ज।
ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पोटेंशियल तो पता है, वोल्टेज तो पता है, मुझे करंट निकालनी है, तभी तो मैं उनका फेजर डायग्राम बनाऊंगा वोल्टेज और करंट का। तो dq बाई dt कर देते हैं तो करंट आ जाएगी, तो I की वैल्यू आएगी, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो C कांस्टेंट, E नॉट कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा t और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा। तो I को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे कि भाई ओमेगा C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्या ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्यों लिखा, क्योंकि देखो हमें कंपेयर करना है इसको करंट को किसके साथ में, वोल्टेज के साथ में, वोल्टेज है साइन की टर्म्स में, तो मुझे करंट भी चाहिए हमेशा साइन की टर्म्स में। ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि कंपैरिजन कर रहा हूं मैं आई और ई के बीच में, तो मुझे ये चीज तो पता होनी चाहिए जिन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं वो एक्चुअल में किसी स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती होंगी, तो उस स्टैंडर्ड से कोई फ्लक्चुएशन ऊपर या नीचे हो रही है जो क्वांटिटी, तो मैं बोलूंगा भाई इतना इतना इनमें डिफरेंस है, ठीक। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये साइन की टर्म्स में है, ये मेरा इनिशियल वोल्टेज है जो मैंने लगा के दिया, ये मुझे पता है, तो मैंने अपनी यहां वाली कॉस की टर्म्स को साइन में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब देखो I इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्चुअल में, I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है, ये हम पढ़ते आए हैं जब हम डीसी सर्किट पढ़ रहे थे, यानी कि ऊपर वोल्टेज आता है, नीचे आता है, जो भी रजिस्टर, जो भी रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड हो रहा है, करंट को फ्लो होने में जितना भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं यहां से I को लिख लेता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक, और यहां लिख देता हूं ओमेगा सी है ना, इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है एक्चुअल में, ऊपर जाके ओमेगा सी ही बन जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिकली किया कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा नीचे ले आया जमाने के लिए कि मुझे ये समझ में आ जाए कि आई की वैल्यू कैसे आप वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक, यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या है भाई, ये है ओमेगा सी, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसको मैं एक्स सी से दिखाऊंगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन एक्स सी और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक, ये हो गया अपने पास में आई की वैल्यू, यानी करंट की वैल्यू आई जो वो एक्चुअल में है तो वोल्टेज का फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्ससी, यानी कि वोल्टेज का फंक्शन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस नहीं है, एक्ससी है, जो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्ससी को क्या बोलते हैं, एक्ससी जो है वो है 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक, ये भी चीज आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। अब क्या आप वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, क्या आप ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। मुझे पता है कि वोल्टेज अगर यहां इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो करंट इससे क्या कर रही है, हमेशा लीड कर रही है। कितना लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है इससे पाई बाई टू। और आपको एक और चीज याद रखनी है, सीसीएल। सीसीएल का मतलब क्या है, सीसीएल का मतलब यह है कि भाई करंट जो है वो कैपेसिटर में लीड करती है, सीसीएल कैपेसिटर में करंट लीड करेगी, ठीक। इतना याद रखोगे तो आपको सारी चीजें कंफ्यूजन जो भी आपके दिमाग में आती है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं हमेशा आई को इधर मानूंगा, आई को इधर क्यों मानूंगा, मैं आई जो करंट है उसको मैं हमेशा इधर मानूंगा और वोल्टेज देखूंगा कैसे उसका ग्राफ बनता है, ठीक। तो अगर मैंने आई को उधर माना है तो देखो वोल्टेज कहां पे, आई से पाई बाई टू पीछे हो गया, कैपेसिटर में क्या है, करंट लीड कर रही है। देखो वोल्टेज का फंक्शन है ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई का फंक्शन है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि अगर ये आई है तो इससे पाई बाई टू पीछे होगा ये, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास में V, ठीक है, वोल्टेज बोल रहा हूं या E बोल देता हूं इसको, ठीक। तो ये बन गया अपने पास में फेजर डायग्राम, किसका I उधर है तो इससे 90 डिग्री नीचे आ जाएगा क्या, ये पोटेंशियल, ठीक। तो हमें बेसिकली करना क्या है, करंट और पोटेंशियल के बीच में ही रिलेशन निकालना हर बार। अभी मैंने R के लिए किया, अभी मैंने C के लिए किया, अब हम पढ़ते हैं सेम ही चीज L के लिए, यानी कि इंडक्टर के लिए। अगर मैं प्योरली इंडक्टर सर्किट की बात करूं, यानी कि L सर्किट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, एक इंडक्टर लग रहा है, L सर्किट की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, यहां पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक, और उसके अक्रॉस मैंने लगा दिया है यहां पे पोटेंशियल, ठीक, ये लगा दिया पोटेंशियल, ठीक, ये हो गया, ठीक, ओके। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखना है कि भाई इसमें करंट कितनी जाएगी और इसमें पोटेंशियल कितना होगा, मतलब करंट और पोटेंशियल का अगेन हमें एक बार फिर से एनालिसिस करना है और बताना है कि क्या हो सकता है करंट और जो पोटेंशियल है उसके बीच में डिफरेंस।
तो देखो इसमें ईएमएफ जो होता है वो हमें पता है, वो होता है एल डी आई बाई डी टी। ठीक, एल डी आई बाई डी टी होता है ईएमएफ जो इसमें जनरेट होगा। ठीक, तो अगर मैं मान लूं कि इसमें से ये जो सप्लाई है इसमें से करंट जा रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट जा रही है, तो इसका मैं क्या कर देता हूं, यहां पे डिफरेंशिएशन करके रख देता हूं। तो डिफरेंशिएशन करके रखूंगा तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ईएमएफ जो होगा इसके अक्रॉस में वो आ जाएगा एल इंटू डी आई बाई डी टी करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखो आई नॉट, ठीक, साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस, ओके, डी आई बाई डी टी करना है मुझे, तो इसका करूंगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और ये हो जाएगा इंटू ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा से क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक, अब हमें एक चीज और पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा होता है, क्या होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल हमेशा होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। तो ये तो करंट का फंक्शन दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैंने करंट लगाई थी ना यहाँ पे इसमें साइनसोइडल फंक्शन में, तो वो कॉस में चेंज हो गया क्या, पोटेंशियल। ठीक है, अगर ये कॉस में चेंज हो गया पोटेंशियल तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो E इज इक्वल्स टू ओमेगा एल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल है वो करंट से क्या हो गया, पाई बाई टू आगे हो गया। कैपेसिटर में क्या था, सीसीएल, करंट लीड कर गई थी पाई बाई टू पे, लेकिन यहां पे करंट से पोटेंशियल आगे हो गया कितना, पाई बाई टू। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं भाई E इज इक्वल्स टू ये एक्सएल है और आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब ये कैसे लिखा, इसको भी मैं एक बार समझा देता हूं। देखो भाई एक्सेल का मतलब है, जो एक्सेल लिखा है इसका मतलब है एक्सेल जो है वो बराबर है इंडक्टिव रिएक्टेंस के। जैसे एक्सी था ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऐसे ही है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, ये बात भी समझ में आती है हमें कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा एक्सेल, और एक्सेल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, एक्सेल की वैल्यू है ओमेगा एल। ये सारी चीजें आपको काम तब आएंगी जब हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट और एलसी सर्किट और आरएल सर्किट और आरएलसी सर्किट, कि मैं वहां पे डायरेक्ट लिखूंगा एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि करंट मल्टीप्लाइड बाय करंट को फ्लो होने में जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। अब यहां पे क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो हम रिएक्टेंस बोलते हैं इन चीजों को, एक्चुअल में है ये वो ओपोजिशन जो करंट को रोक रहा है फ्लो होने से। ठीक है, तो E की वैल्यू आ गई ये। अब E जो है ये क्या हो गया, आगे होगा I से। ठीक है, मतलब अगर मैं I अगर इस डायरेक्शन में मान रहा हूं, ठीक है, I क्योंकि मैं हमेशा इसी डायरेक्शन मानता हूं, तो पोटेंशियल हमेशा इससे 90 डिग्री आगे होगा। 90 डिग्री आगे, पाई बाई टू का यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। ठीक, अब ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि कैसे हमने इनको लिखा है। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है, जब सवाल करेंगे तो ये सारी चीजें मीनिंगफुल लगेगी। अभी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि मैं ये होप कर रहा हूं कि ये चैप्टर आप लोगों ने शायद प्रोबेबली अभी तक स्कूल में नहीं पढ़ा है, पढ़ भी लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन क्विकली हो रहा है। यहाँ पे जो चीजें आती हैं एग्जाम में वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं आर सी सर्किट की या फिर आर एल सर्किट की, कोई सा भी सर्किट ले सकते हैं, आर और एल को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं या आर और सी को एक साथ कंबाइन किया जा सकता है। तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे आर सी सर्किट। ठीक, अब अगर मैं आर सी सर्किट को लेता हूं तो होगा क्या, देखो इसमें एक रजिस्टर होगा इस तरह से और एक कैपेसिटर होगा इस तरह से, इसे हम बोलते हैं सिंपल आरसी सर्किट। लेकिन अभी तक जो हमने आरसी सर्किट पढ़ा था वो कैसा पढ़ा था, वो सर्किट था डीसी के साथ में। हमने आरसी सर्किट एक और पढ़ा, याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में पढ़ा था आरसी सर्किट। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे सप्लाई जो है भाई वो अल्टरनेटिव है। अगर ये अल्टरनेटिव है तो क्या चेंज होंगे, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब भाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा ये आर है और इसकी कैपेसिटेंस सी है। ठीक, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो आएगा वो पोटेंशियल क्या आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा भाई वी आर, जो होगा पोटेंशियल अक्रॉस आर वो होगा अपने पास में सिंपल आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू आर, साइन ओमेगा टी इंटू आर। ठीक है, ये होगा V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा यानी कि C के अक्रॉस, जिसे मैं VC बोल रहा हूं, तो VC के अक्रॉस क्या पोटेंशियल आएगा, देखो यहां से भी आप बता सकते हो कि C के अक्रॉस क्या पोटेंशियल आएगा। C के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा, क्योंकि C में करंट जो है वो आगे जा रही है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पाई बाई टू पीछे हो जाएगा। अगर मैं करंट का फेज मान रहा हूं, करंट का फेज में मान रहा हूं ओमेगा टी, तो उससे पाई बाई टू पीछे हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक, तो पोटेंशियल अगर पाई बाई टू पीछे हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको V को लिख सकते हैं V नॉट, सिंपली लिख रहा हूं बिल्कुल, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक,
ये हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ओके, अब ये V नोट क्या है, ये V नोट आपको पता ही हो जाएगा अपने पास में करंट इंटू रिएक्टेंस यानी कि XC, यानी कि I नोट इंटू XC हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको मैं सिंपल लिख देता हूं I नोट इंटू XC साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या होता है, करंट से पीछे होता है। करंट अगर मैं I नोट साइन ओमेगा टी मान रहा हूं, I नोट साइन ओमेगा टी मान रहा हूं, तो इसमें वोल्टेज करंट से पीछे हो जाएगा। अगर हम इसका नेट वोल्टेज निकालना चाहें तो ये एक SHM है, I नोट R इंटू साइन ओमेगा टी, और ये भी एक SHM है। ये क्या है, I नोट XC इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी कि दो SHM को कैसे जोड़ते हैं ये अभी तक आपको मैंने तो नहीं बताया, क्योंकि SHM मैं इसके जस्ट बाद स्टार्ट करूंगा। एक्चुअल में इसे पढ़ाया 12वीं में जाता है, SHM एक 11वीं का चैप्टर है, लेकिन मैंने SHM को लिंक किया है वेव के साथ में ताकि वहां बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। यहां तो फिर भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे जो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट है यानी कि दो SHM को कैसे जोड़ा जाता है वो मैं आपको यहां पे समझा दूंगा, लेकिन इसकी बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी जस्ट इस चैप्टर के बाद, जब हम डिस्कस करेंगे SHM इन डिटेल। पूरा एक चैप्टर है, वहां पे आपको पता चलेगा। उसके बाद में स्टार्ट करूंगा SHM के जस्ट बाद में वेव्स के, ट्रैवलिंग वेव, साउंड वेव और जो भी वेव ऑप्टिक्स वगैरह ये सब। तो ये हमारे पास में एक दो SHM का सम आ गया है। तो अगर मैं V नेट देखना चाहूं, ठीक है, तो V नेट कितना आएगा भाई, V नेट अपने पास आ जाएगा VR प्लस VC, VR प्लस VC। और दो SHM को जोड़ते कैसे है, दो SHM को ऐसे जोड़ते, पहले मैं इनको लिख लेता हूं। ये हो गया भाई I नोट R साइन ओमेगा टी, ठीक, और उसके बाद आ गया प्लस VC में आ जाएगा I नोट XC इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं, देखो जो नेट आएगा दोनों SHM का, ठीक है, वो निकलेगा। अगर इसको मैं मान रहा हूं A और इसको मैं मान रहा हूं B, ठीक है, ये क्या है, A है और ये है B, तो लिखेंगे भाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नेट बता रहा हूं इसका, V नेट जो है ना वो निकल रहा है अब यहां पे A साइन ओमेगा टी प्लस B साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, जो भी दिया हुआ है, फेज जो भी दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन A और B अगर यहां पे साइन के साथ में या कॉस के साथ में कुछ टर्म लिखी हुई है तो दो SHM का सम कैसे निकालते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं साइन, फिर लिखते हैं फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट, ठीक है, और आ जाएगा आपके पास में माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा के बारे में भी चर्चा करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट कितना है, करंट का फेज है भाई ओमेगा टी, तो यहां तो आ जाएगा ओमेगा टी माइनस अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा क्या है, अल्फा है रजिस्टर का रिजल्टेंट के साथ में एंगल। क्यों, क्योंकि भाई देखो हमें पता है अगर करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैं हमेशा इधर ही लेता हूं करंट को, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, मतलब कि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वी आर वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा वो इससे पाई बाई 2 नीचे है, तो पाई बाई 2 नीचे है तो मतलब यहां कहीं आएगा, पाई बाई 2 पीछे इसका, तो ये हो गया VC, ठीक। इसका मतलब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के कहीं बीच में ही आएगा, इन दोनों के कहीं बीच में आएगा। अब मैं मान लेता हूं कि इसने रजिस्टर के पोटेंशियल के साथ में अल्फा एंगल बना लिया, ठीक है, तो ये वाला अल्फा एंगल क्या है, करंट से नीचे है, मतलब कि फेज ऑफ करंट से नीचे है। कितना नीचे है, अल्फा, अल्फा एंगल नीचे। और अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्लियर है भाई, tan अल्फा अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो tan अल्फा आ जाएगा मेरे पास में ये R अपॉन ये वाले R अपॉन ये सॉरी ये आ जाएगा C अपॉन R। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा XC और ये हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा XC अपॉन R, ठीक। ये हो गया अपने पास में tan अल्फा। ये दूरी कितनी है, ये है XC और ये दूरी कितनी है VR, ठीक है। मैं इसको R लिख रहा हूं और इसको लिख रहा हूं C, ठीक। वैसे आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो सेम ही चीज आएगी। बाकी एंगल कैसे देखा मैंने, पोटेंशियल के साथ में। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स XC अपॉन R हो जाएगी और यहां पे हम पुट कर देंगे डायरेक्ट अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो। अब अगर मुझे नेट निकालना है करंट के साथ में तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं A मान रहा हूं इसको B मान रहा हूं तो भाई ये बन जाएगा I नॉट तो कॉमन आ जाएगा, तो I नॉट आ गया कॉमन, अंडर रूट में बचेगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा साइन फेज ऑफ करंट कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, XC अपॉन R। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल था बिल्कुल ये सब चीजें फाइंड करना। तो हमने यहां पे क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर सिंपल रजिस्टर दिया हो
तो कैसे हमें ग्राफ बनाना है, कैसे चीजें लिखनी है। अगर मुझे कोई भी एक रैंडम इंडक्टर सर्किट दिया हो तो कैसे उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अगर मुझे कैपेसिटेंस दिया हो, सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट दिया हो तो कैसे उसके बारे में चर्चा करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, CCL कैपेसिटर में करंट लीड करती है, बस। उसके बाद तो आप कोई भी सर्किट लो, उसके साथ खेलते रहो, बिल्कुल सिंपल है सारी चीजें। तो आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे RL सर्किट और RLC सर्किट और इसके बेस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में सीखिए। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, ताकि हम आगे इंप्रूवमेंट के लिए उसको रिव्यू करें और फिर उसे अपने लेक्चर में ऐड करें। थैंक यू।